ठीक है, तो मैंने टॉपिक का नाम डाला है, दोबारा करा रहा हूँ, देखो तो ध्यान से। ठीक है, इस टॉपिक को ध्यान से करना बेटा, जिसको डायरेक्शन में डाउट है वो तो खासकर ध्यान से देखना। देखो लॉरेंज ने बताया क्या, जो लॉरेंज फोर्स होता है वो हमेशा वेक्टर सम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने कौन सा फोर्स पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट। तो लॉरेंज ने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों हैं तो चार्ज पार्टिकल पर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी। तो क्या यहाँ पर चार पॉसिबिलिटी हो सकती है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है? कोई फोर्स नहीं है। अगर हमने न्यूट्रॉन ले लिया तो कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब पहली पॉसिबिलिटी मैंने क्या बोली? नो फोर्स। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। सुनते जाना ध्यान से, आज का टॉपिक टिपिकल है। ओनली इलेक्ट्रिक फोर्स। थर्ड मैंने ले लिया ओनली मैग्नेटिक फील्ड है, तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्थ है जनरल। जनरल का मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स बोथ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैं सीक्वेंस से डिस्कस करता हूँ, पहले केस वन डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, राइट। दोबारा डिस्कस करते हैं। क्या फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कोई ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है, E इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट? सबको याद है फॉर्मूला? एफ किसके इक्वल होगा? क्यू नॉट ही। ऐसा हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में काफी क्वेश्चंस करे। अब देखना ध्यान से, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ये हमारी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, वहां पे तो कुछ सीट है शायद ना है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट पे रख दिया, इस पे कोई फोर्स लगेगा नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है या नहीं करता? नहीं करता ना। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे या मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, फोर्स पक्का लगेगा। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में एंगल आता है? आता है नहीं आता? नहीं आता, कहाँ आता? देखो, इसका मतलब कुछ भी एंगल हो और कुछ भी वेलोसिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फोर्स पक्का लगेगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी? क्यू नॉट ही। और डायरेक्शन क्या होगी बताओ भाई? पॉजिटिव चार्ज है क्या? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ भाई, सही बोला मैंने? इस पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कितना है? क्यू ही। और किस डायरेक्शन में? नहीं, वो भी सही है, बट हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में बात कर रहे हैं ना, पोटेंशियल तो हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसके टर्म में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सारे आंसर में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में सोचना है। तो पहले ये बताओ, इस बात से तुम लोग एग्री करते हो कि चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड? ठीक बात बोली। हमने कहा टॉपिक ध्यान से देखना है, कंफ्यूजन होगी बाद में। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है रेस्ट पे रहेगा या एक्सलेट हो जाएगा? एक्सलेट हो जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसको एनर्जी दे दी है क्या, या स्पीड कह लो, स्पीड देती है। अगर यहाँ मैं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन रखता तब क्या होता? उल्टा जाएगा। तो उल्टा जाएगा, परफेक्ट। बताओ भाई, सर तो सही कह रहा हूँ मैं? इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तब भी वो एक्सलेट होगा, बट अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लॉजिकल बोला मैंने? ठीक है, इन दोनों केस में मैंने चार्ज पार्टिकल को कैसा रखा था? रेस्ट पे। अब ध्यान से कि अगर मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को थ्रो कर दूं लेफ्ट में तो क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को मैंने फायर कर दिया अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होना चाहिए? रिटायर्ड होगा या नहीं होगा? बताओ भाई। रिटायर्ड होगा। लॉजिकली सोचो, मैंने चार्ज पार्टिकल को फायर कर दिया है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिटायर्ड होगा। क्या थोड़ी देर बाद रेस्ट पे आ जाएगा? yes. और उसके बाद दोबारा क्या हो जाएगा?
एक्सेलरेट। जैसे कि एक बॉल को मैंने पूरी ताकत से अपवर्ड थ्रो करा, तो बॉल क्या ऊपर जाएगी, रिटार्ड होगी, फिर कहीं ना कहीं जाके तो रुकेगी और फिर वापस आएगी। वैसे मैंने बोला अगर चार्ज पार्टिकल को तुमने फायर करा है पॉजिटिव चार्ज को अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पक्का पहले रिटार्ड होगा क्या, फिर कैसा होगा, रेस्ट पे, और फिर वापस एक्सेलरेट हो जाएगा। यहां तक की बात लॉजिकल लगी। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को कंट्रोल कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या लग रहा है तुम लोगों को, कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को फायर कर देता हूं अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब बताओ क्या लग रहा है, तभी रिटार्ड होगा। सही बात है, कहीं ना कहीं रुकेगा और फिर वापस चला जाएगा क्या। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सलेट भी हो सकता है और रिटार्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि मूव कैसे कर रहा है। ठीक बात है। पॉजिटिव चार्ज किधर एक्सलेट होगा, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, परफेक्ट है। और अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सलेट होगा। सही बात है। ठीक है, तो अभी जो मैंने फायरिंग करी थी क्या वो 0 डिग्री या 180 पे करी थी। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक चार्ज पार्टिकल को मैंने 70 डिग्री पे फायर कर दिया, अब क्या होगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ, पहले इतना नोट कर लूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं। ऑलवेज ऑलवेज, इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स थीटा पर या वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। 70 पे शो करोगे तो हाँ, देखते हैं देखते हैं। अभी तक मैंने 2 केस बताए। पहले केस में चार्ज पार्टिकल कैसा था, रेस्ट पे, जैसे रिलीज करोगे एक्सीलेट हो जाएगा। दूसरे केस में मैंने चार्ज पार्टिकल को क्या करा था, फायर कर दिया था अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को। तो पहले रिटार्ड होगा, रेस्ट पे आएगा फॉर अ मोमेंट, और फिर वापस अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलेट हो जाएगा। अगर नेगेटिव को फायर करोगे अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले रिटार्ड, रेस्ट, देन रीट्रेस। रीट्रेस समझ में आया मैंने क्या बोला, जिस लाइन पे जा रहा था उसी लाइन पे वापस चला जाएगा और जाता रहेगा जाता रहेगा। ठीक है, पहले इतना नोट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स की डायरेक्शन निकालना आसान है या नहीं है, इसमें राइट हैंड रूल लगाने की जरूरत ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ फोर्स की 2 ही डायरेक्शन होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक बात बोली। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये नोट हो गया तो आगे डिस्कस करें सबका। एग्जामिन का एप्लीकेशन पूछेगा तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि क्या बताया जा रहा है। देखना ध्यान से सब लोग। अब मैंने क्या करा, एक चार्ज पार्टिकल को फायर कर दिया है सपोज वाई एक्सिस के लॉन्ग। सर अगर मैं न्यूट्रॉन को चार्ज कर दूं, प्रोजेक्ट कर दूं अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो कुछ होगा। कुछ नहीं, न्यूट्रॉन पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, चार्ज 0 है। अब ध्यान देना मैंने क्या बोला, इस बार जो मैंने डायग्राम बनाया है, इस बार डायग्राम में क्या एंगल 90 डिग्री लग रहा है तुम लोगों को, सही। और जो मैं सेकंड डायग्राम बना रहा हूँ क्या उसमें एंगल 70 डिग्री कह सकता हूँ। अब मैं जानना चाह रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड केस में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, क्या लगता है तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्या, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। सोच लो, फोर्स तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है तो, सही है। तो इस फोर्स के लगने की वजह से क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन बदलेगी, बताओ भाई। तो क्या इसका पाथ ऐसा कुछ कर्व सा हो जाएगा, और इस कर्व का नाम क्या है, पैराबोला। सही है।
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ डेफिनेटली या तो स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोला, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक बात बोली मैंने। अगर मैं प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन को फायर करता तब क्या होता? डायरेक्शन में बनता पैराबोला ही, बस लेफ्ट में चला जाता। बताओ भाई, सही कह रहा हूँ? तो मैं चाहता हूँ तुम लोग दिमाग में एकदम क्लियर बात सेट हो जाए। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑलवेज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स ऑलवेज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड पाथ इज आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। In case of 0 degree or 180 degree, path has to be straight line. In all other angles, path has to be parabola. नोटिस करा, सारे एंगल पे 0 और 180 को छोड़कर कुछ भी एंगल हो, पाथ पक्का कैसा होगा? पैराबोला। तो 90 होना जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल में 70 डिग्री दिखाया था, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो इसका मतलब 0 और 180 पे पाथ पक्का कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। 0 एंड 180 पर। इसके अलावा बाकी किसी भी एंगल पर फायर करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पाथ पक्का पैराबोला होगा। और पैराबोला का डायरेक्शन डिसाइड कौन करेगा? नेचर ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो घूम कर किधर आना चाहता है वो? इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग। और नेगेटिव हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। और मैंने बहुत क्लियरली बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड को कंट्रोल करता है, मतलब स्पीड कम ज्यादा करता है। इसके पहले वाले डायग्राम में मैंने दिखाया था, कुछ पार्ट के लिए क्या हुआ था? रिटार्ड, रेस्ट पार्ट के लिए क्या हुआ था? एक्सेलरेट। यानी स्पीड पक्का कम ज्यादा होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी बढ़ा देता है क्या? कम भी कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, यानी एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। ठीक बात बोली मैंने। एक एग्जांपल देता हूँ, शायद तुम लोगों ने पढ़ा हो। 11वीं क्लास में सबने रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, गोल्ड फॉइल वाला। तो अल्फा पार्टिकल को हम फायर करते थे, बम्बार्ड करते थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो हाथ से पकड़ के फायर करते थे या किसी डिवाइस से? समझ में आया? हम लोग पढ़ते हैं भाई अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करा दिया, हाथ से पकड़ के थोड़ी नहीं फेंकोगे, वो तो बहुत छोटे होते हैं। सही बात है। तो इसका मतलब हम लोग कैसे फायर करते हैं? किसी डिवाइस से। तो डिवाइस बेसिकली क्या क्रिएट करती है? पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें एक टॉपिक पहले होता था साइक्लोट्रॉन, जो अब हटा दिया गया है। अगर वो टॉपिक होता तो मैं बताता कि एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं। और वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा। जैसे हमारे घरों में 220 वोल्ट आता है, वो कर सकता है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख वोल्ट। समझ में आया? इसका मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइस है। दो डिवाइसेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो मुझे पता है, मुझे जो पता है, होती तो बहुत सारी होंगी। एक साइक्लोट्रॉन और एक वैन डे ग्राफ जनरेटर। वैन डे ग्राफ से भी हम 50 लाख वोल्ट तक क्रिएट करते हैं। तो 50 लाख वोल्ट का मतलब इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है कि अगर इस रूम में मैं वैन डे ग्राफ को ऑन कर दूं, पावरफुल वैन डे ग्राफ को, तो इस रूम के एयर को क्या कर देगा? वो आयन बना देगा। और आयन बनाने की वजह से क्या होगा? जो भी पर्सन यहाँ पर आएगा इस रूम के अंदर, उसको बहुत तेज शॉक लगेगा, स्पैटल शॉक, डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ऐसी डिवाइस नॉर्मली गवर्नमेंट यूज करती है, और वो ग्राउंड पे यूज नहीं करती। 100 मीटर 200 मीटर बेसमेंट बनाते हैं। समझ में? बेसमेंट की डेप्थ कितनी मैंने बोली? 200 मीटर। कम है, बहुत ज्यादा है? 200 मीटर समझ में आया? कितने फ्लोर बोला मैंने? 20 30 40 50 फ्लोर। इसका मतलब काफी डीप बनाते हैं। क्यों बनाते हैं समझ में आता है? क्योंकि कभी एक्सीडेंट हुआ, कभी बाई चांस मान लो एक्सीडेंट हुआ, मतलब वो एयर को आयन बनाना शुरू कर दे, तो डेंजरस है क्या? जैसे कि रेडियो एक्टिविटी का तुम्हें वो आइडिया है? चेरनोबिल का कुछ आइडिया किसी को? ठीक है, रशिया में एक जगह थी जहां पर क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव लीकेज हो गया था, पता है? तो उसका प्रॉब्लम क्या होता कि जो लोग उससे कांटेक्ट में आएंगे 10 20 30 40 50 ईयर्स तक, टाइम ध्यान दिया मैंने क्या बोला? 50 ईयर्स तक, तब भी डेंजरस है। यानी आज की डेट में भी कोई वहां जाएगा तो उसको रेडियो एक्टिविटी अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? काफी ज्यादा टिश्यूज को डैमेज कर देती है। तो इसका मतलब हाईली डेंजरस डिवाइसेस, राइट? ठीक बात है ना? तो मैं तुम्हारे दिमाग में ये आइडिया डालना चाह रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन क्रिएट एनर्जी। क्या चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दे सकते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना? तो यहाँ मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन एक्सेलरेट और रिटार्ड चार्ज पार्टिकल। स्पीड को कंट्रोल करता है। बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा देगा, कम करना चाहते हो कम कर देगा, डिपेंड करता है कि चाहते ही करो। ये बात समझ में आई तो आगे बढ़े। इलेक्ट्रिक फोर्स एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। किसी भी एंगल पे फायर करो, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पक्का फोर्स किधर लगेगा? अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज है तो पक्का फोर्स कहाँ लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब एंगल इंपॉर्टेंट बात नहीं है। एंगल से ट्रेजेक्टरी डिसाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल
कॉमन सेंस वाली बात सोचते हैं, अगर एक बॉल को मैं वर्टिकल फेंकूं तो बॉल ऊपर जाकर नीचे आ जाएगी 90 डिग्री पर। अगर एक बॉल को 60 डिग्री पे फेंकूं तो प्रोजेक्टाइल बनेगी। तो इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वो एंगल पे डिपेंडेंट है ग्रेविटेशनल फील्ड में, जो 11th क्लास का टॉपिक था। वैसे मैंने यहाँ बोला इलेक्ट्रिक फील्ड में भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो तुम्हारा एंगल 0-180 होना चाहिए या अदर होना चाहिए। अगर 0-180 है तो पाथ पक्का कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा किसी भी एंगल पे फायर करो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 20 डिग्री हो, चाहे 120 डिग्री हो, पाथ पक्का पैराबोला होगा। यानी एंगल क्या डिसाइड करेगा, ट्रेजेक्ट्री, फोर्स को डिसाइड नहीं करेगा। फोर्स पक्का कितना लगेगा, F is equal to QE, and for positive charge along electric field and for negative charge opposite to electric field। ये समझ में आता है? ठीक है, आगे बढ़े। अब केस 2 लिखो। केस 2 मैग्नेटिक फोर्स। क्या करूँ बेटा? हाँ बिल्कुल। पैराबोला क्यों होता है? हाँ नहीं वो कुछ भी सकता है, बट हमें पैराबोला तो होता है, ऐसा हमने चैप्टर 1 में प्रूव किया था। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ पैराबोला होगा या स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो मैं फोर्स की डायरेक्शन बताना चाहता हूँ भाई, देख लो इसमें बहुत लोगों को डाउट आता है। तो जिसको भी डायरेक्शन में प्रॉब्लम है भाई ध्यान से देखना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बहुत क्लियरली बोला था, डायरेक्शन निकालना बेटा सीख लो। 2 4 10 क्वेश्चन उठाओ बुक से सॉल्व कर डालो, मॉडल में मैंने डाले हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। एक बार तुमने फोर्स निकालना सीख लिया फिर मैं कुछ भी दूं कर लोगे। अगर एक बार मुझे बाइक चलानी आ गई तो कोई भी बाइक को ऑलमोस्ट मैं चला ही लूंगा ना। हो सकता है बुलेट चलाने में थोड़ी दिक्कत आए, बट बाकी सब तो चला ही लूंगा, हो सकता है बुलेट भी चला लूं। तो वैसे मैंने बोला अगर एक बार तुमने डायरेक्शन निकालना सीख लिया तो किसी भी चीज की डायरेक्शन निकाल लोगे, और हर जगह एक ही रूल चलता है जो मैं जिससे सिखाता हूँ, राइट हैंड रूल। तो जिसको नहीं आता ध्यान से सुनना। पहले मैंने फॉर्मूला बिल्कुल क्लियरली बताया है, एफ मैग्नेटिक, एम का मतलब मैग्नेटिक लिख रहा हूँ, इस क्यू वी क्रॉस वी। इसमें सब लोग क्लियरली देख लो, फर्स्ट वेक्टर कौन लग रहा है, पी। सेकेंड वेक्टर कौन लग रहा है, पी। ठीक है ना। अब देखो मैं सॉल्व कैसे करता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 एग्जांपल ले लेता हूँ। चलो पहले फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। क्या वी से बी जाने के 2 एंगल दिख रहे हैं मुझे, देखो, है ना। बट मैं हमेशा कौन सा एंगल चूज करूंगा, छोटा वाला। ध्यान दिया मैंने क्या बोला, एक एंगल और भी तो है, इधर से भी तो जा सकते थे, मैंने मना करा है क्या इसको। हमेशा कौन सा एंगल फॉलो करना है, छोटा वाला। हमारे फॉर्मूले में फर्स्ट वेक्टर कौन है, वी। तो राइट हैंड की फिंगर्स वी के लोग हमेशा फर्स्ट वेक्टर के लोग, जो भी फर्स्ट वेक्टर हो। अभी इस फॉर्मूले में कौन है, वी। तो राइट हैंड की फिंगर वी के लॉन्ग कर लो, जिधर जिसको जैसे दिख रही हो। फिंगर्स फिंगर्स ये चीज कह रहा हूँ, सबको दिख रहा है, देख लो करके, मुझे तो ऐसा दिख रहा है, देखो करके, दिखा। अब थीटा घूमता हुआ दिख रहा है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ थप्पड़ मार रहा है किसको, सेकंड वेक्टर को। फॉर्मूले में सेकंड वेक्टर कौन है, बी। बी। तो मुझे तो वी ऐसा दिख रहा है, बी ऐसा दिख रहा है, तुम लोग देखो तुम्हें कैसा दिख रहा है। देखो हम अंदर जा रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, बाहर। मेरा भी बाहर जा रहा है। मेरा हाथ मत देखना क्योंकि मैं तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझे दिख रहा है। तुम्हें जो दिख रहा है, राइट हैंड की फिंगर्स हमेशा फर्स्ट वेक्टर पे, थप्पड़ हमेशा किसको, सेकंड वेक्टर को। थम दिख रहा है, तो मैं लिख देता हूँ इस डायग्राम में जो मैंने बनाया, थम इज अलोंग प्लस जेड। बताओ भाई प्लस जेड लग रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना। जिधर थम लग रहा है वही फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज। नोटिस करना मैंने क्या बोला, चार्ज कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अब तुम करो नहीं सर, इस बार प्रोटॉन की जगह क्या फायर करो, इलेक्ट्रॉन। चलो इलेक्ट्रॉन फायर कर ले। तो फिर से मैंने देखा वी क्रॉस बी, हम किधर जा रहे हैं, हम प्लस जेड पे जा रहा है क्या, देख लो भाई। तो फोर्स कहाँ जाएगा, माइनस जेड, यानी नेगेटिव को उल्टा आंसर लिखना है। आई होप केस 1 केस 2 में डिफरेंस समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। केस 1 में मैंने किसको लिया था, प्रोटॉन को। तो मैंने बोला था फोर्स
कैसे निकालोगे? थंब की डायरेक्शन में, जिधर थंब होगा वो फोर्स होगा, किस पे फोर्स? पॉजिटिव चार्ज पे। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसका उल्टा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं साफ साफ लिख देता हूँ क्लियरली। मैग्नेटिक फोर्स के लिए मैं हमेशा कौन सा रूल लगाऊंगा? राइट हैंड। तो राइट हैंड रूल कहता है फर्स्ट, राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो फर्स्ट वेक्टर है, थप्पड़ किसको मारना है? सेकंड को। थंब कौन है? फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। बाई चांस कभी नेगेटिव है तो उल्टा आंसर लिखना। न्यूट्रॉन आएगा तो फोर्स ही नहीं लगेगा। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, मैं बुक के डायग्राम दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें आइडिया लग जाए। चलो भाई एनसीईआरटी ओपन करो अपनी। ठीक है, ठीक है, इस डायग्राम को देखिए, फर्स्ट डायग्राम को। चलो ध्यान से देखो, क्या इस डायग्राम में तुम लोगों को वेलोसिटी दिख रही है? मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? थीटा दिख रहा है? तो थंब किधर जा रहा है? देखो करके देखो अपने हाथ से। थंब ऊपर जा रहा नहीं जा रहा है? वी से बी की तरफ फोल्ड करके देखो। देख लो भाई सब लोग। नहीं, इसका एक ही आंसर आएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तब फोर्स किधर लगेगा? तब डाउनवर्ड लगेगा। मैं चाहता हूँ करके देख लो, ऐसे यहाँ नहीं करो, करके देखो पहले, तभी बात में क्लैरिटी आएगी। और ये बार बार यूज होगा इस चैप्टर में। अभी मैं 4-5 फॉर्मूले और बताऊंगा। क्या सबका अपवर्ड आ रहा है? करके देखो, ऐसे ही मत मानो, करके देखो, नहीं तो मैं कंफ्यूजन बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। अब मैं सेकंड डायग्राम चाहता हूँ, देखो सेकंड डायग्राम में वेलोसिटी दिख रही सबको? दिखी सबको वेलोसिटी? मैग्नेटिक फील्ड दिखी? तो अब हम देखो किधर जाएगा। दिख रहा है तुम लोगों को इस वाले में? इस वाले में देखो, अच्छा वेलोसिटी किधर जा रही है? किधर जा रही है? और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? खुद करके देखो। थोड़ा 3D फिगर है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। नहीं, तब भी वही आएगा, करके देख लो। करके देखो। अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कौन सा डायग्राम समझना चाहते हो, पहले ये बताओ। पहले फर्स्ट वाला समझिए या सेकंड वाला? पहले वाला समझिए। एक मिनट, कोई आ जाएगा यहाँ, एक लोग कोई आ जाएगा इधर आ जाओ। सबको देखना ध्यान से, ध्यान से देखना भैया। इसको हम भी मान लें, ये वेलोसिटी, ठीक है, इसको पकड़ो। क्या वेलोसिटी ऐसे लग रही है? बस पकड़े रहना। क्या वेलोसिटी तुमको दिख रही है? थोड़ा ऐसी लग रही है, ऐसे इस एंगल। इसको मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड है।
तो क्या तुमको डायग्राम ऐसा लग रहा है? बताओ, ऐसा लग रहा है, नहीं लगता देखने में? तो राइट हैंड की फिंगर कहाँ पर रखोगे? बी पर। थप्पड़ किसको मारोगे? बी को। थंब कहाँ जा रहा है? करके देखो, सही है। अब इसको देखिए, इसमें वेलोसिटी कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। दिख रहा है सबको? वेलोसिटी इधर जा रही है, और मैग्नेटिक फील्ड किधर? इधर है क्या तुम्हारी तरफ? देखो ध्यान से, 3D फिगर है, ध्यान से जानो। वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैं चाहता हूँ ना इसको सीख लो, मैं बार बार नहीं बता सकता, मैं तीसरी चौथी बार तो वैसे ही बता रहा हूँ, और 4 फॉर्मूले और बताऊंगा फिर मैं ऐसे ही। ठीक है ना? थैंक यू। करके देखो खुद से, तभी बात समझ में आएगी। जैसे मैं कहता हूं, मैं कितना भी स्विमिंग करके दिखा दूं, जब तक तुम खुद नहीं करोगे स्विमिंग, तब तक नहीं आएगी। अब सेकंड डायग्राम में क्या दो केसेस लिए गए हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो पॉजिटिव पे फोर्स किधर लग रहा है? राइट साइड। तो नेगेटिव पे कहाँ लगेगा? अभी ठीक है? अगर ये ठीक है तो मैं आगे बताऊं, क्वेश्चन कराऊं इस पे, और एग्जाम में पक्का आएगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बोला है एग्जाम में 100% इससे एग्जाम में आता है, कुछ ना कुछ पक्का आएगा। चलो एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, शायद उससे बात समझ में आए। मैं चाहता हूं तुम लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 4.2। सब लोग क्वेश्चन नंबर 4.2 ट्राई करो। बुक का डायग्राम नहीं देखना, नहीं समझ में नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? वाई एक्सिस पे। चार्ज पार्टिकल किधर मूव कर रहा है? तो क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दिख गई हमें? दिख गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है विच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी ऑन इलेक्ट्रॉन एंड। तो दो केस बनाए क्या? तो पहले किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। अब मैं चाहता हूँ तुम लोग ट्राई करो। राइट हैंड फिंगर कहाँ पे रखो? एक्स एक्सिस पे। सब लोग करो एक्स एक्सिस पे। थप्पड़ किसको मारना है? बी को, मैग्नेटिक फील्ड को। और मैंने कहा हमेशा कौन सा एंगल जाना है? छोटा वाला, स्मॉलेस्ट। देखा? तो थंब कहाँ जा रहा है? आउटसाइड, मतलब प्लस के। बताओ भाई, क्या सबका थंब प्लस जेड पे जा रहा है? करके देखो बेटा, ऐसे नहीं मानो, जानवी करके दिखाओ मुझे हाथ से। परफेक्ट है, परफेक्ट है। करके देख लो बेटा सब लोग। कीर्ति हाथ से करके दिखाओ मुझे, क्या दिखाऊं? परफेक्ट है। कोई और ऐसा? माधव हो जाएगा? कोई ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं हो रहा है? ठीक है। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, बस एक ही बात तो याद रखनी है, फिंगर्स हमेशा फर्स्ट वेक्टर, थप्पड़ मारना है सेकंड को। हम देखो, तो क्या थंब प्लस जेड पे जा रहा है? जिधर थंब जाएगा वो फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज होगा। मैंने क्लियरली बोला है, थंब रिप्रेजेंट फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? माइनस जेड। और प्रोटॉन पे किधर लगेगा? प्लस जेड। चेक करो बुक में, यही होना चाहिए। और बुक का डायग्राम देखने को मना करा है क्या मैंने? है ना? पढ़ के देख लो, आंसर मैच कर लो। क्या आंसर मैच हुआ? इलेक्ट्रॉन पे क्या बोल रहा है? माइनस। और प्रोटॉन पे या पॉजिटिव चार्ज पे प्लस है। ठीक है, ठीक है। आई होप सबको फोर्स की डायरेक्शन समझ में आ गई है। तो मैं आगे कुछ और बताऊं, अगर फोर्स की डायरेक्शन निकालना समझ में आया तब राइट हैंड रूल से। ठीक है, ये नोट करा तुम लोगों ने? अभी मैंने फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करा, राइट? ठीक है, अगर स्केलर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले में थीटा आ रहा है या नहीं आ रहा? इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ,
मैग्नेटिक फोर्स थीटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर मैं थीटा क्या कर दूं 0 या 180, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0 एंड मिनिमम। अगर थीटा को मैं क्या कर दूं 90, तो फोर्स क्या होगा। एग्जाम में सब कंडीशन पूछता है, मिनिमम फोर्स कब होगा, मैक्सिमम फोर्स कब होगा। अगर पार्टिकल कैसा है स्टेशनरी या रेस्ट पे, तो फोर्स क्या हो जाएगा 0। सही बात है। अगर न्यूट्रॉन यूज करूं तब फोर्स क्या हो जाएगा 0। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है। तो ये सारे केसेस पता होने चाहिए कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, 0 कब होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के नेचर में डिफरेंस समझ में आया। मैं लिखता हूँ, तो डिफरेंस लिखता हूँ, अगर ये नोट हो गया हो तब। नोट कर लिए ये देखो, मैं डिफरेंस लिखता हूँ। लेफ्ट में मैंने कौन सा फोर्स ले लिया इलेक्ट्रिक फोर्स, और राइट में मैंने कौन सा फोर्स लिया है मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर एग्जाम में डिफरेंस लिखने को आ गया, तो सबसे मेजर डिफरेंस पहली बात, इलेक्ट्रिक फोर्स थीटा पे डिपेंड, मैग्नेटिक फोर्स करता है। सही बात है। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, मैग्नेटिक फोर्स करता है। इसके अलावा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे या मोशन पे, इलेक्ट्रिक फोर्स उसको डिस्टिंग्विश नहीं करेगा, नहीं करेगा, मैग्नेटिक करेगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा क्या वो स्पीड को ज्यादा और कम कर सकता है। ठीक है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक फोर्स कैन नॉट चेंज स्पीड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फोर्स में ध्यान रखना, स्पीड कभी भी नहीं बदलेगी, जितनी स्पीड है उतनी रहेगी। डायरेक्शन बदल सकती है, स्पीड नहीं बदलेगी। कोई और डिफरेंस किसी के दिमाग में आ रहा हो बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। फिर से बताता हूँ, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा किधर लगेगा अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब या तो 0 डिग्री होगा या फिर क्या होगा 180, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कितने एंगल पे लगेगा 90, हमेशा। बिल्कुल, ये भी कह सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ कैसा होगा, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। सही बात है। मैग्नेटिक में पाथ कैसा होगा, या तो स्ट्रेट लाइन या फिर सर्कल, पैराबोला नहीं होता, सर्कल या फिर हेलिक्स, वो भी डिस्कस करूंगा मैं, वो बताऊंगा। 90 डिग्री पर सर्कल कब होता है 90 पर, स्ट्रेट लाइन कब होता है 0 180 पर, बाकी अदर एंगल पे क्या होगा हेलिक्स, वो डिस्कस करेंगे भी आगे। तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया, फिर मैं मैग्नेटिक फोर्स बताऊंगा, फिर कॉम्बिनेशन बताऊंगा इसका। ठीक है, और दोनों फोर्सेस के नेचर में डिफरेंस पहचानू क्या है। अगर ये नोट हो गया तो आगे मैं बताऊं केसेस। ठीक है, बताता हूँ।
मैं चाहता हूँ दोनों फॉर्म पता होनी चाहिए तुम लोगों को, स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म भी। मैं ज्यादा यूज कौन सी फॉर्म करता हूँ? वेक्टर, ये मुझे ज्यादा यूजफुल लगती है। तो 11 का अगर कॉन्सेप्ट तुम लोगों को याद हो वेक्टर्स का, तो जब भी दो नंबर को हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को क्रॉस करते हैं, तो जो भी आंसर आता है वो हमेशा दोनों वेक्टर के क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक बात बोली। इसका मतलब मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा। मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। अब तुमने जैसे पूछा वर्क डन, देखो भाई वर्क का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, एफ डॉट डी, सबने पढ़ा होगा। तो क्या मुझे एफ डी कॉस थीटा लिखना चाहिए? और थीटा यहाँ कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल होगा? हाँ, तो यहाँ कंफ्यूजन होती है, ध्यान सुनना, यहाँ दो थीटा है, एक थीटा तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है, नोटिस करा। एक एंगल मैंने किसके बीच में बोला है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, और एक है वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो ये ला थीटा है, ये किसके बीच का एंगल है, बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड, राइट। और जो मैं वर्क निकाल रहा हूँ, हाँ, वो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब लॉजिकली जिधर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर ही होना चाहिए, सही बात है। तुम कह रहे हो फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के, तो क्या यहां से मैं ये इन्फर कर सकता हूँ कि फोर्स पक्का डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा? अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो मैंने लिखा एफ डॉट डी का मतलब है एफ डी कॉस अल्फा, मैंने यहाँ अल्फा नाम दे दिया, ठीक है। तो क्या अल्फा 90 डिग्री है, इसका मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, बताओ भाई। वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हैज टू बी 0। हाँ, अगर वर्क डन 0 है तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है के फाइनल माइनस के इनिशियल, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं। अगर तुम करो वर्क डन 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, सेम है। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है तो स्पीड भी सेम, ठीक है ना। इसका मतलब स्पीड या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। नहीं नहीं, पोटेंशियल नहीं कह सकते। किसका, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। अभी हम मैग्नेटिक के सेंस से बात कर रहे हैं। तो मैं बार बार एक बात बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फोर्स स्पीड को कम ज्यादा करता है, मैग्नेटिक फोर्स चाह करके भी स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकता। इसका मतलब स्पीड पक्का क्या है, कांस्टेंट। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी पक्का क्या होगी, कांस्टेंट। और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इस पे क्वेश्चन, चलो मैं क्वेश्चन इस पे दो कराता हूँ जो बुक में गिवन है। क्वेश्चन नंबर बी दिख रहा है सबको, बी क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ सब लोग रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही। क्वेश्चन नंबर बी रीड करो सब लोग, अब ठीक है। A charged particle enters an environment of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ठीक है। तो एक चार्ज पार्टिकल को मैंने एंटर करवाया, थोड़ी देर बाद वो बाहर आ गया एंड कम्स आउट ऑफ इट फॉलोइंग ए कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी।
Would its final speed equal to initial speed? क्या लगता है भाई तुम लोगों को? कौन सी फील्ड है पहले ये बताओ। मैग्नेटिक फील्ड तो मैंने बहुत क्लियरली बोला है मैग्नेटिक फील्ड कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकती, तो इक्वल होगा या नहीं होगा? होगा। पक्का होगा, चाहे फील्ड यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को समझ में आया क्या कह रहा है ये? मैं बार बार बोलता हूँ एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट पूछता है भाई, डायरेक्शन कांस्टेंट है। एग्जाम में तो कॉन्सेप्ट पूछेगा। क्या यहाँ पे एक वर्ड आया है अनडिफ्लेक्टेड, इसका क्या मतलब हुआ? एक स्ट्रेट पाथ पे चल रही है। स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब क्या मैंने बहुत क्लियरली बोला है चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रेट लाइन में कब चलेगा? थीटा या तो जीरो होगा या फिर क्या क्वेश्चन में बोला है मैग्नेटिक फील्ड ईस्ट टू वेस्ट है, बोला है। इसका मतलब तुमने चार्ज पार्टिकल पक्का किधर फायर करा है, आइदर ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट, तभी पाथ स्ट्रेट लाइन हो सकता है। बस आ गया आंसर। तो मुझे आंसर क्या लिखना चाहिए? क्वेश्चन था व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं आंसर क्या लिखना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी इज आइदर टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट। हो गया। मैं तो बार बार बोलता हूँ फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है तो बन जाएगा क्वेश्चन। तो ध्यान सुनो भी क्या बताया जा रहा है, डाउट है पूछो, डाउट्स आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम। बट वो जो कॉन्सेप्ट बताया जाता है उसको ध्यान से सुनो तभी तुमको क्लिक करेगा कैसे सॉल्व करना है। हाँ, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती थी, 0 180 को छोड़कर कुछ भी हो सकता था। अगर यहाँ पे बोलता है डिफ्लेक्टेड, इसका मतलब पक्का एंगल 0 और 180 को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है भाई। डिफ्लेक्ट करवाना है मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं रखना, तो 0 180 के अलावा कुछ भी, 1 डिग्री 2 डिग्री 30 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी फायर कर दो। ठीक है, तो अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, ठीक है, पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने केस 1 बहुत क्लियरली बोला है, अगर थीटा तुमने कितना रखा है 0 या, तो पक्का मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी क्या है? और कांस्टेंट वेलोसिटी का एक ही मतलब होता है क्या? पाथ स्ट्रेट लाइन में, मतलब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला जा रहा है, तो पाथ कैसा होना चाहिए? सही बात है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मैंने एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी 10 आई कैप, तो क्या सीधा चला जा रहा होगा? सही बात है, नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर इसको मैं लेफ्ट में फायर कर देता तब क्या होता? रिटार्ड होगा, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। सोच लो मेरी बात, एक्सलेट रिटार्ड कुछ नहीं, कुछ नहीं, 10 आई कैप माइनस 10 आई कैप चलता रहेगा। और एक्सलेट रिटार्ड तो कभी भी नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो कभी भी एक्सलेट या रिटार्ड नहीं कर सकती, कभी भी नहीं, मना करा मैंने। इलेक्ट्रिक होती तो सोचते, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ध्यान सुनना, नहीं तो डाउट होगा। मैंने बहुत क्लियरली इलेक्ट्रिक फोर्स को अलग बताया है, मैग्नेटिक फोर्स को अलग बताया है। ठीक है, क्लियर है। केस 2 देखो,
अगर थीटा 90 है, थीटा किसके बीच का एंगल सोच रहा हूं मैं? वेलोसिटी एंड Velocity and magnetic force. मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो पक्का पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। ठीक है, एग्जांपल देखो दिखाता हूं। क्या सबको क्रॉस दिख रहा है? इस क्रॉस का मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड। ठीक है, मैंने एक प्रोटॉन को फायर करा, दिख रहा है सबको? अब मैं चाहता हूँ राइट हैंड लगाओ और बताओ थंब किधर जा रहा है। अनडिफ्लेक्टेड का मतलब स्ट्रेट लाइन, अनडिफ्लेक्टेड का मतलब स्ट्रेट लाइन। बताओ भाई, आई कैप माइनस आई कैप? मेरा तो लेफ्ट में लग रहा है, करके देख लो भाई तुम लोग। राइट में कैसे आ रहा तुम लोगों का? राइट हैंड बेटा, राइट हैंड, लेफ्ट नहीं। वेलोसिटी किधर है? ठीक, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? देखो, मैं कहता हूँ बेटा तुम मुझसे 10 बार पूछो या 100 बार पूछो, मैं एक ही बात बताऊंगा बार बार, तुमको बस केयरफुली लगाने की कोशिश करनी है। वेलोसिटी दिख रही है? वेलोसिटी दिख रही है? मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है? सही है गलत है? सही है गलत है? देखो, मैंने बोला था क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब माइनस जेड है क्या? क्रॉस का मतलब माइनस जेड। अब करके देखो, तो क्या फोर्स लेफ्ट में लग रहा है राइट में लग रहा है? क्या सबको सर्कल दिखाई पड़ा? क्या ये फोर्स सर्कल के सेंटर की तरफ लग रहा है? और सर्कल सुनते मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद आती है, बस और कुछ मैं नहीं सोचता, मुझे बस एक ही बात समझ में आती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला में क्या पता है? एम वी स्क्वायर बाई आर। और मैग्नेटिक फोर्स का क्यू वी बी साइन 90। क्या वी से वी गया, तो आर का फॉर्मूला हो गया एम वी बाई क्यू वी। इस फॉर्मूले से ये सीखने को मिलता है कि अगर मैं स्पीड को ज्यादा करूंगा तो रेडियस कम होगी ज्यादा होगी? देखो नोटिस करो, दो चार्ज पार्टिकल है, एक को v स्पीड से फेंका, एक को 2v स्पीड से फेंका, तो जिसको जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकूंगा क्या उसका सर्कल उतना बड़ा होगा? सही बात है। फिजिक्स में mv को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। क्या ऐसा कोई फॉर्मूला पड़ा है? मोमेंटम इज अंडर रूट 2m के ई, और के ई का फॉर्मूला होता है qv। और मैंने कहा इन चार फॉर्मूले में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। R इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी, P बाई क्यू बी, अंडर रूट 2m के ई बाई क्यू बी एंड अंडर रूट 2m क्यू वी बाई क्यू बी। जो एम वी में भी है वो भी कौन है? ठीक है, और जो क्यू वी वाला भी है ये कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा कौन है? पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ बेटा, सर एंगल कोई भी हो PM से कांस्टेंट है। एंगल कुछ भी हो, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स स्पीड नहीं बदल सकता। डायरेक्शन बेटा, वेलोसिटी किधर दिख रही है? तो हाथ करो उधर, राइट हैंड की फिंगर्स। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड किधर दिख रही है? मैग्नेटिक फील्ड वॉल की तरफ है या बोर्ड की तरफ है? तुम कह रही वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, तुम कहा ठीक है, मैंने हाथ अपना ऊपर कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड किधर तुम्हें दिख रही है? इस वॉल पे, उस वॉल पे, या बोर्ड की तरफ? तो थप्पड़ मारो। किसको? बोर्ड को। थप्पड़ कहाँ से मारते हैं? ऐसा हाथ नहीं करो, टूट जाएगा भाई। वेलोसिटी ऊपर है, थप्पड़ किसको मारना है? मैग्नेटिक फील्ड को। किधर दिख रही है? तुम्हारो किधर से? थप्पड़ कहाँ से मारना है? नहीं, थप्पड़ इस साइड से मारना है ना, तब किसको मारना है?
मारो तो सही जगह जा रहा हो तो शुभम को लग रहा है ऐसा हाथ करो, ऐसा करो। आप सोचो मैंने क्या बोला। किसी और को डायरेक्शन में डाउट है तो पूछ लो मुझसे, करके देख लो भाई। बार बार तुमको डाउट आता रहेगा, मैंने चैप्टर के फर्स्ट क्लास में बोल दिया था। डायरेक्शन को देख लो, नहीं तुमको डाउट आता रहेगा। वेलोसिटी इधर दिख रही ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब अंदर होता है, अंदर। तो हम देख लो किधर जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये क्लियर हो तो आगे बताऊं कुछ। सबका नोट हो गया। अब देखना ध्यान से, मैं निकालना चाहता हूं टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम फॉर वन राउंड। तो क्या टाइम को हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कह सकते हैं? टाइम को मैंने लिखा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब एक राउंड में कितना डिस्टेंस चलेगा? 2πr, और स्पीड कितनी है? v। अगर मैं v को डबल कर दूं तो t पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बताओ भाई। हाफ या कुछ और? ये तो पक्का गलत है। और बताओ। अगर v को डबल करोगे तो क्या रेडियस भी डबल हो जाएगी? t सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा देखो, पर ध्यान दिया ना, मैंने बहुत क्लियरली बोला है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πr/v, जहां पे r को मैं mv/q भी लिखना चाहता हूँ, तो v से तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इसका मतलब टाइम पीरियड कितना है? 2πm/qb। क्या टाइम पीरियड को 1/फ्रीक्वेंसी भी कह सकता हूँ? बताओ, ठीक बात बोली। ओमेगा समझते हो, एंगुलर स्पीड 2π/t। तो 2π/t किसके इक्वल हो जाएगा? qv/m। इसका मतलब जो टाइम पीरियड है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं तो उनकी रेडियस अलग होगी अगर स्पीड अलग है, बट टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम। दो प्रोटॉन को फायर कर दिया है, एक को v स्पीड से, एक को 2v स्पीड से। तो अगर जिसकी स्पीड ज्यादा है उसकी रेडियस भी क्या होगी? ज्यादा, बट टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो मैंने बहुत क्लियरली बोला है टाइम पीरियड स्पीड और रेडियस पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब फंडामेंटल फॉर्मूला 2πr/v नहीं है। हटा दो ना इसको। फंडामेंटल फॉर्मूला हमारा कौन है? हाँ, फंडामेंटल फॉर्मूला 2πm/qb। और जब कॉन्सेप्ट पता होता तो बुक की लाइन समझ में आती है, नहीं पता होता तो बुक की लाइन बस इंग्लिश की तरह रीड करके हम आगे बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और कॉन्सेप्ट इंप्रूव होता है पढ़ने से और क्वेश्चन सॉल्व करने से। देखिए ये लाइन कहाँ लिखी है, सबने नोट कर लिया ना ये? देखो मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ। अपनी बुक लेकर आया करो, उसमें मार्क करते रहा करो जो मैं मार्क करवाता हूँ, तो उससे तुम्हें भी पता रहेगा ना कि यहाँ ये बात लिखी हुई है। और इन सब पे मैंने क्वेश्चंस डाल रखे हैं क्या मॉड्यूल में? ठीक है, देखो मैं देखो कुछ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखो सही कर रहा हूँ। टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और रेडियस, लिखा हुआ है देखो पेज नंबर 141 पे। तो जिसको कॉन्सेप्ट पता होता है उसको फिर वो समझ में आता है कि क्या लिख रहा है, नहीं पता तुम इसको इंग्लिश की तरह पढ़ के आगे निकल जाओगे। देखो यहाँ लिखा हुआ ना पेज नंबर 141 पे, टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन मतलब टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड और रेडियस। इसका मतलब टाइम पीरियड रेडियस है स्पीड पर डिपेंड। ज्यादा स्पीड से फायर करोगे तो ज्यादा बड़े रेडियस पे सर्कल चलेगा, बट टाइम सेम ही रहेगा।
मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करो भाई, जितना क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना फायदा मिलेगा। आई होप यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो एक केस बचा, उसको नेक्स्ट क्लास करा दूंगा, हिलिक्स वाला। अभी 2 केस बताया मैंने, ठीक है।